डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आइए इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से चैप्टर नंबर 3 को, काव्यखंड के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। इसको कविता को शुरू करने से पहले थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानेंगे। जयशंकर प्रसाद, इस कविता के भी बारे में जानेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी के जो मित्रगण थे और रिश्तेदार थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको इंसिस्ट किया कि वे अपनी आत्मकथा लिखें, लेकिन आत्मकथा लिखने को वे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उनका ये मत था कि उनके जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि वो आत्मकथा अपनी लिखें और अपने बारे में कुछ लिखें। उनका ये मत था कि लोगों की कितनी आत्मकथाएं हैं जो लिखी पढ़ी हैं और लोग उन्हें पढ़ पढ़ के उनका मजाक बनाते हैं, ख़राब ढंग से उनकी निंदा करते हैं, तो इसीलिए वे अपने बारे में कुछ भी लिखना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि उनका जीवन दुखों से भरा हुआ है, तो उनकी आत्मकथा को पढ़ना कौन चाहेगा। बस उनकी इसी जो तर्क वितर्क था उनका कि उन्हें आत्मकथा नहीं लिखनी है, तो जो भी उनकी मार्मिक अभिव्यक्ति रही है कथा ना, अपनी आत्मकथा ना लिखने के पक्ष में, उसको उन्होंने इस छोटी सी कविता में लिखा है। छोटी सी कविता तो आपकी इस बुक में दी हुई है, पर ये आत्मकथ्य शीर्षक वाली कविता का कुछ अंश है, ठीक है। तो हम जितना हमारी पुस्तक में दिया गया है उतना हम पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये है अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कह रहे हैं मधुप, मधुप का अर्थ है मन रूपी भंवरा। गुनगुना गुनगुना कर कह रहे हैं जो जो भंवरा होता है वो गुनगुना तब आवाज़ करता है, देखा होगा। तो कह रहे हैं कि मन रूपी भंवरा गुनगुना गुनगुना कर न जाने कौन सी अपनी कहानी मुझसे कह जाता है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। और ये मन रूपी भंवरा जो गुनगुना रहा है, उसको उसकी वो जो कहानी गुनगुना गुनगुना कर कह रहा है, उस कहानी को सुनकर मेरे मन की कितनी पत्तियां, स्मृति की पत्तियां, स्मृति रूपी पत्तियां कितनी ही आज टूट कर गिर रही हैं, अर्थात कितनी ही स्मृतियां उनकी आज ताज़ा हो गई हैं। कवि के कहने का आशय ये है कि जो मन रूपी भंवरा है, अर्थात कवि का जो मन है, आत्मकथा लिखने के नाम पर बहुत सारी चीज़ों को रिमाइंड कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसको याद आ रही हैं, और कितनी सारी जो यादें हैं, उनकी मुरझाई हुई जो पत्तियां हैं, वे आज टूट कर उसके सामने गिर रही हैं। अर्थात बहुत सारी स्मृतियां जो हैं वो कवि के सामने आ रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कह रहे हैं कि खुले आकाश के नीचे असंख्य जीवन इतिहास, अर्थात असंख्यों आत्मकथाएं लिखी पड़ी हैं। बहुत से लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, ये लोग करते ही रहते हैं। लो अर्थात लोग, ये लोग अपना ही उपहास अर्थात मजाक, व्यंग मलिन कह रहे हैं अपना ही मजाक, गंदा मजाक, खराब ढंग से अपना ही मजाक उड़वाते रहते हैं। आत्मकथा लिखकर अपना ही गंदा मजाक उड़वाते रहते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कह रहे हैं अपने मित्रों से, कह रहे हैं कि तुम ये सब देखने के बाद भी ये मुझसे कह रहे हो कि मैं अपने ऊपर बीती हुई सारी बातों को मैं लिख डालूं। अपनी जो दुर्बलताएं हैं, मेरी जो कमजोरियां हैं, मैं जो दूसरों के द्वारा चला गया हूँ, मैंने जो बेवकूफ़ियाँ कर दी हैं जीवन में दूसरों पर विश्वास करके, उन सब दुर्बलताओं को, उन सब अपनी कमजोरियों को लिख डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे देखो ये गागर रीति। कह रहे हैं क्या जो कुछ भी दुर्बलताएं मैं अपनी लिख दूंगा, अपनी बेवकूफ़ियाँ या अपनी जो भी मेरी हानियां हैं जीवन की, मैं उन्हें लिख दूंगा। क्या तुम उन्हें सुनकर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। देखो ये गागर रीति, देखोगे ये गागर रीति, जब तुम ये देखोगे कि मेरे जीवन रूपी गागर जो है रीति है, अर्थात खाली है, मेरे जीवन रूपी जो गागर है वो पूरी तरह से खाली है। क्या ये तुम देखकर, तुम सुनकर इसको तुमको सुख प्राप्त होगा क्या। किंतु
कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अब कवि को इस बात की भी चिंता है कि कहीं मेरे मित्र जो हैं वो गलत ना समझ बैठे, तो कह रहे हैं कि किंतु लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम जो मैं लिखूं अपनी खाली गागर, अपने जीवन की खाली गागर के बारे में जो कुछ लिखूं उसे तुम समझ बैठो कि तुम ही उसको खाली करने वाले हो। ऐसा ना हो कि मैं जो कुछ लिखूं वे सब तुम खुद को ही, अपने आप को ही अपराधी मानने लग जाओ कि तुम्हारी वजह से ही ये सब है। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने को ही समझने लग जाओ मेरा रस ले, अर्थात मेरी खुशियाँ लेकर अपना जीवन भरने वाले, अर्थात मेरी खुशियों को ख़त्म करने वाले, मेरी खुशियों को छीनने वाले और अपने जीवन में भर लेने वाले तुम कहीं स्वयं को ही ना समझ बैठना। आगे है, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कह रहे हैं कि ये तो विडंबना, विडंबना का अर्थ होता है कठिनाई, कठिनतम बात। कह रहे हैं ये तो बड़ी ही कठिन बात है। अरे सरलते, सरलते कहा है अपने सरल मन को कि अरे सरल मन, ये तो बहुत ही कठिन बात है कि हे सरल मन मैं तेरी हंसी स्वयं ही उड़ाऊं, मैं स्वयं ही आत्मकथा लिखकर मैं स्वयं ही तेरी हंसी इस दुनिया से उड़वाऊं और खुद तेरी हंसी उड़ा दूं। भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, भूलें जो मैंने अपने जीवन में भूलें की हैं, लोगों पर विश्वास किया है, लोगों पर मैंने जो भी कार्य किए और जो मुझ पर उल्टे पड़ गए, मेरे लिए हानिकारक सिद्ध हो गए, ये सब मेरी भूलें थी। तो कह रहे हैं अपनी भूलें जो मैंने जीवन में की, या प्रवंचना दूसरों की जो धोखा है, प्रवंचना कहते हैं धोखे को, कि जो दूसरों का दिया गया धोखा है वो मैं आत्मकथा में लिखकर दूसरों को दिखलाऊं और तेरी हंसी उड़ाऊं। सरल मन मैं तेरी हंसी उड़वाऊं, ऐसा संभव नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कह रहे हैं कि उज्ज्वल गाथा, उज्ज्वल गाथा का आशय है कि कुछ उनके जीवन में अच्छा भी रहा है, सुख के क्षण भी आए हैं उनके जीवन में, सिर्फ दुख ही दुख से उनका जीवन भरा नहीं रहा, पर कुछ क्षण उनके जीवन में सुख के भी आए हैं जिनको उन्होंने मधुर चांदनी रातों की संज्ञा दी है। कह रहे हैं तो उज्ज्वल गाथा, कह रहे हैं सुख के पल उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। तो कह रहे हैं कि उन मधुर चांदनी रातों के समान वो जो उज्ज्वल गाथा है, वो जो सुख के क्षण हैं मेरे जीवन के, उनको भी मैं कैसे गाऊं, मैं अपने ही बारे में कैसे लिख दूं। अरे खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की, जब मैं और मेरी प्रियतमा दोनों हंस और खिलखिला कर एक दूसरे से बातें किया करते थे, जो हमारे आपस के क्षण हुआ करते थे, उन क्षणों को मैं अपनी आत्मकथा में किस प्रकार लिख पाऊंगा, मैं उनको कैसे लिख दूं। मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। कह रहे हैं कि मुझे वो सुख पूर्ण रूप से मिल ही कहाँ पाया, मुझे वो सुख क्षणिक रूप से मिला, कुछ समय के लिए ही मुझे सुख मिला, जैसे कि मानो कोई सपना था। मैंने अपने जीवन में जैसे कोई स्वप्न देखा हो, और स्वप्न देखकर जब मैं जाग गया तो वो स्वप्न और वो स्वप्न का संसार एकदम से ख़त्म हो गया। जैसे कि सो जाते हैं और सोने के बाद जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न, जब नींद खुलती है तो वो स्वप्न का वो संसार, वो सब कुछ भी नहीं रहता है, ना अच्छा ना बुरा, जो भी हमने देखा होता है स्वप्न में सब कुछ खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से कवि कह रहा है कि वो सुख जो एक स्वप्न के भांति मेरे जीवन में था और मैं स्वप्न देखकर जाग गया, तो वो स्वप्न के भांति मेरे जीवन से एकदम ही खत्म हो गया है। और वह सुख आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। कह रहे हैं और वो सुख जो मुझे क्षणिक रूप से प्राप्त हुआ, मैं उसे पूरी तरह से आलिंगन में भी नहीं ले पाया, अर्थात अपने गले भी नहीं लगा पाया। गले लगाने का आशय है कि मैं उसको
सही रूप से महसूस भी नहीं कर सका कि मेरे जीवन में ये सुख मुझे प्राप्त हुआ है या हो रहा है। तो कह रहे हैं कि ऐसे वह सुख मेरे जीवन से क्षणिक रूप में आया और मेरे जीवन से इस प्रकार से समाप्त हो गया, इस प्रकार से भाग गया, इस प्रकार से चला गया, मानो कि मेरे गले लगते लगते वह मुस्कुराकर भाग गया हो। इस प्रकार से वो स्वप्न समान वो सुख मेरे जीवन में आया और चला गया। आगे है, जिसके अरुण कोपलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब ये अपनी प्रियतमा के जो सौंदर्य का वर्णन है वो कह रहे हैं कि मेरी प्रियतमा इतनी सुंदर थी, जिसके अरुण कपोलों, अरुण कहते हैं लाल रंग के गाल, अरुण या अर्थात लाल, कपोल कहते हैं गालों को, जिसके लाल लाल गालों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी अर्थात प्रेम भरी उषा, उषा अर्थात सुबह, प्रेम भरी सुबह लेती थी निज सुहाग, सुहाग कहते हैं लालिमा को, मधुमाया में। कवि कह रहा है कि मेरी प्रेमिका के लाल लाल गालों से जो कि प्रेम भरी सुबह लालिमा लिया करती थी। इतनी सुंदर थी मेरी प्रियतमा, इतनी सुंदर थी मेरी प्रेयसी कि मानो सुबह, प्रेम भरी जो सुबह होती है वो सुबह भी मेरी प्रेमिका के लाल लाल कपोलों से लालिमा लेती हो, और सारे संसार में मानो कि मेरी प्रेमिका के लाल कपोलों से ही लालिमा फैल जाती हो। आगे है, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। कह रहे हैं उस प्रेमिका की, मेरी उस प्रियतमा की स्मृति ही पाथे बनी हुई है, थके पथिक की पंथा की। कह रहे हैं थके हुए पथिक की, रास्ते के थके हुए पथिक की पाथे के समान है वो स्मृति। अब पाथे किसे कहते हैं? पाथे होता है कि रास्ते में खाया जाने वाला खाना, जिसे खाकर एनर्जी आती है। मतलब जब व्यक्ति चलता रहता है तो थक जाता है, अब उसको कुछ खाने को चाहिए होता है, जब वो खा लेता है तो उसको एनर्जी आने लगती है, थोड़ी सी उसमें ऊर्जा आ जाती है, जिससे कि वो आगे गंतव्य तक जाने की उसमें सामर्थ्य आ जाती है, वो आगे चल पाता है। तो उस खाने को पाथेय कहते हैं। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि मैं थका हुआ पथिक के समान हूँ, और वे उसकी जो स्मृति है, मेरी उस प्रियतमा की जो यादें हैं, वे मेरे लिए पाथेय के समान है, वो मुझे जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। जो प्रेमिका की स्मृतियां हैं, जो प्रेमिका की जो यादें हैं, वे मुझे जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। अब कंथा किसको कहते हैं? कंथा कहते हैं गुदड़ी। जैसे कुछ रुई वगैरह या कपड़ा वगैरह भर कर छोटे छोटे जो वो सिल दिए जाते हैं गद्दे नुमा, उसको कंथा कहेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि तुम क्यों मेरी उस कंथा की सीवन को, मेरी गुदड़ी की, मेरे हृदय की गुदड़ी की सीवन को उधेड़ कर क्या देखना चाहते हो। उन्होंने अपने हृदय को एक गठरी के समान, एक कंथा के समान बताया है, और कह रहे हैं कि तुम उसकी सीवन को उधेड़कर क्या देखना चाहते हो। उसमें कुछ भी नहीं प्राप्त होगा सिवाय दुखों के, उसमें कुछ भी प्राप्त तुम्हें होने वाला नहीं है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कह रहे हैं मेरा छोटा सा जीवन रहा है और उसमें बड़ी बड़ी कथाएं भी रही हैं, बड़े बड़े दुख मैंने झेले हैं, बड़े बड़े धोखे मैंने खाए हैं। तो उन सारी बड़ी बड़ी कथाओं को मैं आज कैसे उसमें अपनी आत्मकथा में लिख पाऊँगा, मैं कैसे अपनी आत्मकथा में लिख दूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। मेरी समझ से, कवि कह रहा है कि मेरी समझ में तो ये अच्छा है कि मैं चुप रहूँ, अपनी आत्मकथा ना लिखूँ, बल्कि मैं चुप रहूँ और दूसरों की सुनूँ। जो दूसरों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, अपने जीवन का वर्णन किया है, मैं उनकी आत्मकथाएं पढूं, और जो लोग मेरे सामने हैं मैं उनके जीवन के बारे में
जानूं, जिससे कि मुझे कुछ उनके जीवन से शिक्षा मिल सके। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कह रहे हैं कि तुम्हारा क्या भला होगा, मैं अपनी आत्मकथा लिख दूंगा, तुम्हारा कुछ भी भला होने वाला नहीं है मेरी आत्मकथा से, क्योंकि मेरी भोली है आत्मकथा। मेरी भोली, उन्होंने भोली क्यों कहा है आत्मकथा को? क्योंकि बहुत ही साधारण सी उनकी जीवन कथा है। कवि कहता है कि बहुत ही साधारण सी मेरी आत्मकथा है, मेरे बारे में जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो कि कोई सुनकर कुछ सीख सके। तो इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा को भोला कहा है, क्योंकि एकदम साधारण सी उनके जीवन की कथा है, उनकी आत्मकथा जो बहुत ही साधारण सी है। तो वो कह रहे हैं ऐसी साधारण सी, ऐसी भोली सी आत्मकथा मेरी सुनकर तुम क्या अपना भला करोगे, तुम मुझसे क्या सीख सकोगे। अभी समय भी नहीं है, थकी सोई मेरी मौन व्यथा। कह रहे हैं और अभी मेरी आत्मकथा लिखने का समय भी नहीं है, क्योंकि जो मेरी व्यथा है, जो मेरे दुख हैं, वे अभी मौन हैं। मैंने उनको हृदय के एक कोने में उनको छुपा रखा है और मैं उन सब को भूलने का प्रयास कर रहा हूँ, अर्थात उन सब को जीतने का प्रयास कर रहा हूँ। उस दुख पर विजय प्राप्त करने की मेरा प्रयास चल रहा है। और यदि मैं अपनी आत्मकथा लिखने बैठूंगा तो वे सारी यादें मुझे याद करनी होंगी और वे मुझे सब याद आ जाएंगी, और जिससे कि मेरा हृदय बहुत दुखी होगा, मेरा मन बहुत परेशान हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि अभी ये समय आया है कि मुझे कोई भी आत्मकथा अपनी लिखनी चाहिए। यहाँ पर कवि ने आत्मकथा की जगह इस कविता का नाम आत्मकथ्य रखा। आत्मकथ्य इसलिए रखा क्योंकि भाई जो आत्मकथा होती है वो आत्मकथा जीवन में एक शुरू से लेकर जब तक का भी जीवन होता है, कवि का जब तक कवि लिखता है तब तक की पूरी उसमें कथा दी गई होती है। लेकिन ये कवि ने अपनी बारे में कुछ थोड़ा बहुत कहा है, इसलिए इसको आत्मकथ्य कहा कवि ने। मैं समझती हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, यह व्याख्या आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।